हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर नवंबर 2024। आज हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एनवायरनमेंट के। कल हम शॉर्ट्स करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन का नवंबर 2024 का। आप लोगों के बिल्कुल कमेंट्स वगैरह आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना क्या न्यू ईयर मना रहे हो यार, आपकी तो तैयारी इंपॉर्टेंट है इस समय। डू मोर फोकस ऑन योर स्टडीज़ एज वेल। आप ठीक है बनाओ, इन्जॉयमेंट करो, लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी होता जा रहा है कि हम पढ़ाई पे भी ध्यान दें, बिकॉज प्रीलिम्स का पता नहीं चलेगा, आ जाएगा, मंथ्स में मंथ्स बीतते चले जाएंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 2-2.5 साल की वीडियोस पूरी तरह से प्रिपेयर हैं विजन आईएएस की, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक पोर्शंस। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो आप हमारा, जो कि पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, हाईलाइटेड पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएंगी। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए सिंपली अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, 7th टॉपिक जो है, उसका नाम है नेचुरल फार्मिंग के बारे में है। अब नेचुरल फार्मिंग न्यूज़ में सबसे पहले क्यों आया, ठीक है, और ये इसके बारे में भारत में क्या क्या फैसिलिटीज़ बन रही हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है नेचुरल फार्मिंग करने का, उसके बारे में देखते हैं। देखो क्या हुआ, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया। ध्यान रखना, जो ये NMNF है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पे काम करेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का ये प्रोग्राम अप्रूव किया गया इनके द्वारा। अब देखो क्या होता था, पहले तो ये होता था कि ना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को रीनेम किया गया। आपको पता ही है, जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग थी, उसका नया नाम रखा गया है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, इसी के अंडर ये जो है ना, ये एक अम्ब्रेला स्कीम चल रही है 2019 से, जिसका नाम है कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना। उसके तहत ये चल रही है और उसके अंदर ये स्कीम काम कर रही है। अब जो PKVY है, यानी परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका काम पता है क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इस तरह से प्रोड्यूस करना कि वो केमिकल फ्री हो, पेस्टिसाइड फ्री हो। यानी कैसे करना है, इको फ्रेंडली वे में, रेसिड्यूज के तहत चलते हुए, या लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस करने की बात की गई है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा फोकस इस समय हम नेचुरल फार्मिंग पे क्यों कर रहे हैं, क्यों नेशनल मिशन बनाए जा रहे हैं, उसके कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। क्या कारण है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना? क्योंकि हम सभी चाहते हैं सेफ और न्यूट्रिशियस फूड खाना, हम पोषक तत्वों वाला खाना खाना चाहते हैं सभी। फिर दूसरा कारण ये है कि फार्मर्स को सपोर्ट मिले, ताकि जब इनपुट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जब रिड्यूस हो जाएगी, एक्सटर्नली जो परचेज जो हमारे इनपुट्स होंगे उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इंक्रीज़ करने के लिए तो देखो, हम चाहते हैं फार्मर की इनकम इंक्रीज़ हो, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लगे। इसके लिए भी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा काम करने की बातें करता है। फिर हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हमें अपने जो नेशनल फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रांडिंग करनी है, सो दैट वो नेशनल मार्केट में भी बिके और इंटरनेशनल मार्केट भी उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। फिर नेक्स्ट काम है पॉपुलराइज करना इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडल्स को, जैसे देसी काऊ है, लोकल रिसोर्सेज है, इसको करने के लिए। ऐसे ही इन्होंने कलेक्ट, वैलिडेट और डॉक्यूमेंट करने की बात कही है NF प्रैक्टिसेस वालों को भी, कि ऐसा किया जाए कि डॉक्यूमेंट जो भी नेचुरल फार्मिंग कर रहा है उनको वैलिडेट करना है, उसको चेक करना है कि वो कितना परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं। उसके लिए ये काम किया गया। अब जैसा कि हमने बात करी कि भाई BPKP रीनेम हुआ है, अब कैसे हो गया, जब 23-24 में इसका नाम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग रखा गया है। इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है कंट्री के हर पार्ट में इसको। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 6 सालों के लिए चलाई जा रही है, 2019 से लेकर 2025, अब 25 तो आ गया है। तो इसने कम से कम 12 लाख हेक्टर्स को कवर कर रहा है ये 600 मेजर ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री में। और इसमें जो असिस्टेंस दिया जा रहा है, 12,200 पर हेक्टर असिस्टेंस दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है फॉर 3 ईयर्स, ताकि इसमें क्लस्टर फॉर्म हो पाए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ पाए, इसलिए किया जा रहा है। अब और क्या इसमें मदद की जा रही है नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग पे, और क्या काम किया जा रहा है, उसको भी हम देखते हैं। तो कहा जा रहा है 15,000 क्लस्टर्स होंगे ग्राम पंचायत में, जो 1 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचेंगे, ताकि नेचुरल फार्मिंग कम से कम 7.5 हेक्टर वाले जो एरिया है, लैंड एरिया पर, आगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो काम हो सके। ठीक है, फिर अब ना इसी मिशन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड फ्री फर्टिलाइजर्स हो, तो इसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स ने रेडी टू यूज़ इनपुट को अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे वो। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन आपके फार्म्स होंगे,
जो फार्मर्स को ट्रेन करेंगे कि ये काम कैसे करना है। ऐसे ही कृषि सखी भी होंगी, ताकि जो भी कृषि सखी क्या करेंगी, वो ना अवेयरनेस देंगी, जनरेट करेंगी कि देखो जी कैसे कैसे फार्मर्स को उनको बोलेंगी तो थोड़े अलग तरीके से अब कृषि करने की ज़रूरत है, मोबिलाइज करेंगी उनको, हैंड होल्डिंग उनको सारी समझाएंगी सारी बातें। तो कृषि सखी जो होंगी, कृषि सखी जो है उसको बेसिकली एक तरह से अवेयरनेस के लिए, ये भी मिशन का ध्यान रखना, ये भी मिशन का ही एक पार्ट ऐसा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। तो प्रैक्टिसिंग फार्मर ही हैं कृषि सखीज़ को, यहाँ पे समझना हो कि ये ऐसे फार्मर्स हैं जो ट्रेंड होते हैं बेसिकली, और ना प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को ग्रास रूट लेवल पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी सैलरीज भी होती हैं, ठीक है, 12,000 पर कृषि पर ईयर इनको मिलता है। एवरेज कृषि सखीज़ कैन अर्न इन ईयर 60,000 से 80,000 रुपये तक इनको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब समझते हैं गहराई में जाके कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है और कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो नेचुरल फार्मिंग देखो, सबसे पहली बात है ये केमिकल फ्री होते हैं। कैसे होते हैं हम, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारी यही तो है कि हम परंपरागत, हम पुराने तरीके से ट्रेडिशनल वे में उसको कुछ मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हम चाहते हैं कि भाई फर्टिलाइज़र फ्री रहे, पेस्टिसाइड फ्री रहे हम, क्योंकि हम न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहते हैं, सेफ खाना खाना चाहते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में क्या किया जाता है, केमिकल फ्री, लो इनपुट वाला और क्लाइमेट रेजिलिएंट, यानी ऐसी फार्मिंग सिस्टम हो जिससे क्लाइमेट, जलवायु का असर ना पड़े। तो चाहे लाइफ स्टॉक हो, चाहे लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हम ये काम कर लें। हमारा बड़ा ज़्यादा ध्यान है कि एग्रो केमिकल्स और सिंथेटिक चीज़ों का हम एलिमिनेट करें अपनी नेचुरल फार्मिंग से। फिर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है। ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स की और नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले है बीज अमृत, यानी बीज अमृत का काम क्या होता है, सीड्स का ट्रीटमेंट करना। कैसे, गोबर का इस्तेमाल करके, काऊ डंग्स का, काऊ का यूरिन लेकर, लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशंस यूज़ करके बीज अमृत है, समझ रहे हो। यानी नेचुरल फार्मिंग में जब बीज ही बोया जाएगा तो उसको काऊ डंग से, यूरिन से, लाइम बेस्ड सोल्यूशन से डोला जाएगा। जीव अमृत का मतलब क्या है, 22 स्टिमुलेंट डाले जाएंगे ताकि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रमोट कर सकें सॉइल की, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो और ज़्यादा हेल्प कर पाए, ताकि आराम से जो क्रॉप वगैरह है वो ग्रो हो पाए। फिर मल्चिंग की जाएगी। तो यहाँ पे ना सॉइल को ना एक लाइव क्रॉप यानी स्ट्रॉ, या जैसे आपके जो डेड प्लांट बायोमास होता है ना, उसको यूज़ किया जाएगा ताकि ना सॉइल का मॉइस्चर बना रहे। फिर ऐसे ही वापसा यूज़ किया जाएगा जिसमें ना अर्थवॉर्म्स को एक्टिवेट किया जाएगा मिट्टी के अंदर ही। फिर ऐसे ही प्लांट प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्कोटेशंस को यूज़ करेंगे ताकि जो डिजीज़ या वीड प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसा पेस्ट ना मार जाए। तो उसके लिए प्लांट प्रोटेक्शन के लिए बायोलॉजिकल कॉन्कोशंस जो होते हैं वो उसको स्प्रे करा जाएगा। तो ये सभी मेथड यूज़ करे जा रहे हैं किसके लिए, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। कौन कौन से स्टेट्स काम कर रहे हैं, ज़्यादातर आपको साउथ का मिलेगा, आंध्र प्रदेश है, केरला है देखो, और नॉर्थ में एक हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ आपका, ठीक है, झारखंड, ये सारे जो स्टेट्स हैं इस पे काम करना शुरू हो गए हैं। अब आपको समझना ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सिमिलैरिटी समझते हैं, फिर हम डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में होती है वो ये है कि दोनों ही नॉन केमिकल सिस्टम है, दोनों ही ज़्यादातर बायोमास मैनेजमेंट पे रिलाय करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि नेचुरल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो, क्रॉप रोटेशन हो, मल्टीपल क्रॉपिंग हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक नेचुरल फार्मिंग है। तो अब देखते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नेचुरल फार्मिंग में इनपुट क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इनपुट है वो है ऑफ फार्म परचेज ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इनपुट। नेचुरल फार्मिंग में कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं डाला जाता है, खाली नॉन फर्म जो इनपुट होते हैं, बिजनेस देसी काओ वो भले ही, बाकी तो समझ लो आप कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नेचुरल फार्मिंग में नहीं डाला जाता है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक और ये जो बायोलॉजिकल इनपुट होते हैं इसको हम खरीदते हैं। यहाँ पर कुछ हम ऐसा नहीं खरीदते हैं, हम बल्कि देसी काओ से ही इनपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऑफ फार्मिंग जाना पड़ता है या ऑन फार्मिंग करते हुए ही जो मिलता है उसी को निकाल लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सॉइल की करेक्शन के लिए, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाए रखने के लिए
नेचुरल माइंड मिनरल्स का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज़ ऑफ कंपोस्ट नहीं अलाउ होता, ध्यान रखना। एग्रो प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ प्लोइंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग और मैन्योर्स ये सब परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर ना ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज कराया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म की मदद से, ताकि सॉइल का सरफेस अच्छा बना रहे। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगी है क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि नेचुरल फार्मिंग सस्ती है। ये लोकल बायोडाइवर्सिटी से ही आप यहाँ पर रिलाई करते हो, लोकली ही आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं फार्मिंग करने के। तो ये बहुत बेसिक सा फ़र्क है जो आपको ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में टॉपिक कि नेचुरल फार्मिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। क्या फ़ायदा है नेचुरल फार्मिंग करने का? तो सबसे बड़ा फ़ायदा है नेचुरल फार्मिंग करने से हमारी यील्ड इम्प्रूव होती है, यानी हम प्रोडक्शन फैक्टर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे लेबर है, सॉइल है, इक्विपमेंट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमें ना अवॉइड करना है नॉन नेचुरल इनपुट्स को यूज़ को, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इसका इस्तेमाल हमारे नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा जो होगा उससे हमारी फील्ड इम्प्रूव होगी। सेकंड फ़ायदा जो नेचुरल फार्मिंग का होगा वो यह होगा कि इससे इनकम बढ़ेगी, लोकल रिसोर्सेज को इनकरेज होगा। जैसे जीव अमृत या बीज अमृत हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे कॉस्टली फर्टिलाइज़र फार्मर को नहीं खरीदने पड़ेंगे, उससे उसकी जो वेतन है, उसकी जो इनकम है वो बढ़ेगा और वो फार्मिंग को बहुत ही एस्पिरेशनल और सस्टेनेबल वे में कर पाएगा। तीसरी चीज़ है बेटर हेल्थ भी प्रमोट करता है नेचुरल फार्मिंग से, क्योंकि आप सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो तो हेल्थ के रिस्क भी कम होते चले जाते हैं। और आपका जो सपना है कि हम चाहते हैं भारत में, आप समझते हो ना कि न्यूट्रिशंस की कमी जो है, जो भी कुपोषित है वो पोषित होता चला जाए। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी जॉब क्रिएट करनी है हमें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है हमें, प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स तक। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर की एक चेन बन जाए जिसमें प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केट लिंक से सारे के सारे यहाँ पर जॉब्स आ जाएं। फिर एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन के लिए भी हमें नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इससे सॉइल की बायोलॉजी ठीक होती है, हमारी एग्रो बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव होती है और हम पानी का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं, जुडिशियस यूज़ होगा पानी का। फिर कार्बन और नाइट्रोजन के फुटप्रिंट भी कम होने लग जाते हैं अगर हम नेचुरल फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है रिजुविनेट सॉइल हेल्थ। तो नेचुरल फार्मिंग क्या करेगा, सॉइल के माइक्रोबायोटा को रिवाइटलाइज करेगा, हेल्थ अच्छी करेगा सॉइल की, बायो इनक्लूजम से, नेचुरल पेस्टिसाइड से, जिससे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट प्लांट का बढ़ता चला जाए। ठीक है, अब दूसरे कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं? तो उसके लिए बेसिकली आपका यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। मैनेज एक नॉलेज पार्टनर है जो डॉक्यूमेंट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को, सक्सेस स्टोरीज ऑफ नेचुरल फार्मिंग को डिजिटलाइज करता है। या नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है जो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रमोट करता है। ऐसे ही स्टेट वाइज आपको, जैसे प्राकृतिक खेती कुशल किसान है योजना हिमाचल प्रदेश की है, उसका भी यह अटेम्प्ट है कि वो नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। ऐसे ही गुजरात का आत्मनिर्भर पैकेज है जो स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है नेचुरल फार्मिंग के लिए, और इनका 2020-21 के बजट में ही ये कहानी शुरू हो गई थी। देखो चीज़ें जितनी सुंदर लग रही हैं अभी सुनने में, है ना, कितना अच्छा लग रहा था आपको कि वाह ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर नेचुरल फार्मिंग हो जाए, लेकिन ये इतना आसान चीज़ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ बड़े सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं देखते हैं। क्या ना, देखो नेचुरल फार्मिंग करने से ना यील्ड की अनसर्टेनिटी रहती है, पता नहीं कि हायर इन्वेस्टमेंट कर तो दी है लेकिन उससे कन्वेंशनल फार्मिंग से तो ज़्यादा आता था यील्ड, इससे ना हुआ, इतना क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पाई, तो इनकम रिस्क में है फार्मर की। फिर आप कैसे कह रहे हो डबल हो जाएगी इनकम? ये तो बड़ा बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फिर इनपुट सप्लाई इशू है। मान लो काउ डंग, गोबर का अवेलेबल या यूरिन मिला ही नहीं तो, या इतना सफिशिएंट नहीं हुआ तो क्या करोगे? फिर नॉलेज और स्किल का गैप है। हमारे देश में इतनी ट्रेनिंग, इतनी एक्सटेंसिव सर्विसेज की
दी नहीं जाती है, लेबर इंटेंसिव नेचर है हमारा, मैनुअल इंटरवेंशन रिलाई करते हैं हम बहुत ज़्यादा। तो जो बायो इनपुट्स अप्लाई करने होंगे वो कैसे अप्लाई करोगे जब आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं होगी। फिर चौथी प्रॉब्लम है मार्केट का चैलेंज, यानी हमारे पास डेडिकेटेड सप्लाई चेन है ही नहीं, कंज्यूमर को पता ही नहीं कौन सी चीज़ खानी चाहिए, क्या ठीक है उसके लिए। फार्मर्स को भी बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस का भी नहीं डिफ़िकल्टी है उसको पता होना। फिर सर्टिफिकेशन मैकेनिज़्म का कुछ अभी कहीं पता ही नहीं है। फिर पॉलिसी का गैप इसलिए है क्योंकि क्लियर कोई गाइडलाइंस नहीं है, रेगुलेशंस के बारे में पता ही नहीं है, गवर्नमेंट की फंडिंग भी बहुत कम है, इनोवेशन इस सेक्टर में अभी तक पूरी तरह से आया ही नहीं है। तो फिर आप इतने श्योर कैसे हो कि भाई इनकम बढ़ेगी, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। फिर कह रहा है क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक पाओगे आप, पेस्ट अटैक बढ़ेंगे ही पड़ेंगे। कह रहा आप मानोगे ना, आपकी जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं इससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंड्यूस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, पेस्ट आउटब्रेक बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कह रहा है आपको राजस्थान का लोकस्ट अटैक क्या था जो गुड़गांव तक भी आ गया था, गुरुग्राम तक आ गया था, और दिल्ली में आने में डर रहे थे लोग कि लोकस्ट अटैक यहाँ भी ना हो जाए। इससे तो आप क्रॉप के फेलियर को रोक कहाँ पाओगे। क्लाइमेट चेंज तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से है, उसके लिए आपने क्या प्रोविज़न लिखे हैं, कुछ भी नहीं बताया आपने उसके लिए। तो इसीलिए कह रहा है कि वे फॉरवर्ड में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा है ऐसी क्या बात है। कह रहा है सबसे पहला फैक्टर है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमें कलेक्टिवाइज करके प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, रोबस्ट सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कंज्यूमर के ट्रस्ट को हमें बिल्ड करना है सबसे पहले, तब जाके हम अडॉप्ट करें। ये नहीं कि एकदम से हम कूद पड़े नेचुरल फार्मिंग की ओर। हमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलते हुए स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी अपनी सब चीज़ें, तब जाके होगा। फिर फार्मर को ट्रेनिंग देना हमारा अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देनी है, उसको बताना है कि कौन से इनपुट यूज़ करने हैं, देसी काउ ड्रग यूरिन फॉर्मुलेशन उसको समझाना है, उसको बोटानिकल एक्सट्रैक्ट समझाना है, उसको बायो इनपुट समझाना है, अवेयरनेस जनरेट करनी है कि क्रॉप रोटेशन कब करना है, सॉइल के हेल्थ मैनेजमेंट का कैसे ध्यान रखना है। वो सब के लिए भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मार्केटिंग सपोर्ट भी देना है, स्ट्रेंथन करना है कि जो डेडिकेटेड रिटेल आउटलेट्स हैं आपके अर्बन सेंटर्स में या सेल्फ असेस सर्टिफिकेशन सिस्टम में, ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड करनी है। और हम देखो अडॉप्ट करना चाहते हैं ना इसको, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग का। इसने सच में बहुत अच्छा काम किया है। इसने नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से 6 मिलियन फार्मर्स की मदद करी है। तो हम ऐसे जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स खुले हुए हैं, जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनको देखें कि उनकी कैसी क्या क्या प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं, वैसे ही हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ध्यान से पढ़ना क्योंकि कहीं ऐसा ना हो एमसीक्यूज आए और आपको करना ही नहीं आ रहा हो, तो रेडी फॉर द सेम। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या है समझते हैं। कहता है रीसेंट रिपोर्ट से पता चला कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन की रीसेंट रिपोर्ट आई ग्लेशियल लेक्स को लेके, दूसरी वाटर बॉडीज़ को लेके हिमालयाज़ की, देखा जा रहा है कि उसका सरफेस एरिया एक्सपेंड हो रहा है। ध्यान समझना, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड को समझने से पहले कि ये क्या है, उससे पहले ना कुछ फैक्ट्स पकड़ते हैं, फिर आगे चल के समझेंगे। रीसेंट रिपोर्ट थी CWC की, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट थी, ठीक है। अब जो है आपको ना मुझे बताना भी है कि CWC किस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन है CWC, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है। अच्छा देखो, सेंट्रल वाटर जो कमीशन है इसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। इसने ये बोला है कि ग्लेशियर लेक्स और जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हिमालयाज़ में उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। देखो है तो बात चिंता की, ठीक है। तो आपका काम है CWC के बारे में 4 बातें बताओगे, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कब फाउंड हुई, इसके फ़िलहाल चेयरमैन कौन है, किस तरह की बॉडी है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। अब देखो बात तो बड़ी चिंता की है ये कि ग्लेशियर लेक और दूसरी वाटर बॉडीज़ जो हिमालय से पानी आ रहा है उनका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो एक्सपेंड कर रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है। तो की फाइंडिंग बताता है पहली बात कि ना भारत में ग्लेशियर लेक्स का एरिया बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। 2011 से 24 में बताया जा रहा है 33.7% हो गया है वो एरिया।
फिर ट्रांस बाउंड्री रिस्क है, इस रिपोर्ट में बताया गया, CWC की कहा गया कि 10.81% जो इंक्रीज़ हुआ एरिया में 2011 से 24 में ग्लेशियर लेक्स वगैरह का हिमालयन रीजन में, कह रहा है वो सिर्फ भारत में नहीं है, नेपाल, चाइना, भूटान सब जगह है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कह रहा है जो लेक्स हाई कैटेगरी रिस्क में भी हैं, आप लगा लो, जो ग्लोबल जहाँ पर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ रही हैं उसमें से 67 लेक्स भारत की हैं। समझो बात को आप, 67 लेक्स कहाँ की हैं? इंडिया की। और इससे 40% हमारे सरफेस एरिया पर असर भी पड़ने वाला है। कह रहा है रीजन हैं कहाँ के ये? कह रहा ऊपर के रीजन्स हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बहुत इससे अफेक्टेड है। कह रहा है ये ऐसा होता क्या है? देखो यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आप और भी बताना कि ये किस तरह की बॉडी है, इसके मेन में भी चेयरमैन कौन है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है, डील करती है ग्राउंड वाटर से, सरफेस वाटर से, ठीक है। तो उसके लिए ग्राउंड वाटर के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये ओनली सरफेस वाटर को डील करती है, ठीक है। अब ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होती क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है। ग्लेशियल लेक का मतलब है बॉडी ऑफ वाटर जो ग्लेशियल आइस की मेल्टिंग से बॉर्म हुई है। बात समझ में आ रही है? दोबारा से समझो। ग्लेशियल लेक्स एक बॉडी ऑफ वाटर है जो ग्लेशियल आइस के मेल्टिंग से बनी है। और कैसे क्रिएट होती है, क्या होता है, डिप्रेशन और बेसिन बन जाता है कर्व्ड आउट ऑफ बाय ग्लेशियर ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। बॉडी ऑफ वाटर है, ग्लेशियल आइस मेल्ट हो रही है और डिप्रेशन बना रही है किसी एक जगह पर जाकर मूवमेंट की वजह से। तो 4 कैटेगरीज ग्लेशियर लेक्स की होती हैं। इसको थोड़ा सा और समझना है ना, तो यू कैन रेफर आर GC ल्योंग का ग्लेशियर वाला टॉपिक, उसमें भी आप समझ सकते हो। तो फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, मोरेन डैम, आइस डैम, इरोजन एंड देन अदर्स, ऐसे ही होता है लेक्स के साथ, ऐसे ही बढ़ती हैं ये। अच्छा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या हो रहा है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेल्ट हो रहा है, पानी रिलीज़ हो रहा है मोरेन और आइस डैम से, क्योंकि डैम फेलियर हो गया है। अब ये 3 तरीके से मेन फीचर्स हैं। अगर ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखा जाए तो पता कैसे चले कि ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है, तो सडन ना क्या होगा, समटाइम साइक्लिकल रिलीज़ होगा पानी का, रैपिड इवेंट होगा जो कि घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चलेगा। फिर क्या होगा, लास्ट डाउन स्ट्रीम जो रिवर डिस्चार्ज होगा इससे। अब एग्जाम्पल क्या है आपका ये वाला इसके अंदर, ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के अंदर, कि 2023 में साउथ लोनग ने यहाँ पर देखा गया था कि तीस्ता जो 3 डैम है चुंगथंग सिक्किम में वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर 2013 में देखा गया चोराबारी जो ग्लेशियर लेक्स थे, फ्लड थे मंदाकिनी रिवर उत्तराखंड में, वहाँ पर ये देखने को मिला। कहना देखो अभी 23-13 दोनों में इंसिडेंट में, यहाँ पर एक जगह सिक्किम में एक उत्तराखंड में, दोनों में इसका असर बहुत गंदा ही पड़ा है। अब यहीं पर कह रहा है कि ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड होती है ये कॉजेज़ क्या है इसके। इम्पैक्ट तो हम जानते ही हैं कि जब सडन आइस की मूवमेंट होगी छोटे से पीरियड में, रैपिडली ग्लेशियर फैल जाएगा चारों तरफ उसका पानी, तो उससे लाइफ जाएगी, फ्लड आएगी, तो उससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है ना, रोड्स ख़राब होती हैं, बिल्डिंग टूट जाती हैं, सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, तो एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो जाता है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है, रिवर का इकोसिस्टम हिल जाता है, डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, ये सब बहुत बढ़ जाता है। अब आप सोचो कॉजेज़ क्या है, मोरेन डैम इंस्टेबिलिटी, जितने भी हैं ये सारे के सारे कोलैप्स कर जाते हैं स्ट्रक्चर्स। अब आप सोचो ना, सिक्किम के अंदर जब आया तो साउथ लोनक वाला जो एरिया था पूरा ढह गया वो। आइस डैम फेलियर, थर्मल स्ट्रेस इतना पड़ता है, वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वो स्ट्रक्चर्स को ही हिला देता है। सिस्मिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है माउंटेनस रीजन्स में। ह्यूमन एक्टिविटी भी डेफिनेटली इसका जिम्मेदार है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन, हमारा शहरीकरण हमारा जब अनरेगुलेटेड होगा, इररेशनल टाइमिंग्स होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस होगा, इस सभी के सभी ड्रेनेज पैटर्न्स को अल्टर करने, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को प्रॉब्लम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे। तो कह रहे हैं क्या भारत में भी इसको लेके कुछ इनिशिएटिव्स हैं? तो हाँ जी, पहला इसमें इनिशिएटिव है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। फिर ऐसे ही NDMA ने हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स को आइडेंटिफाई करा है 6 हिमालयन रीजन्स में। फिर नए डैम्स को जो प्लान करा जा रहा है वो देखा जा रहा है, हाई लेवल कमेटी बिठाई जा रही है, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ में ग्लेशियर लेक्स का स्टेटस जो प्रिपेयर किया जा रहा है उसको देखा जा रहा है।
ऐसे ही ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी इसके लिए चलाए जा रहे हैं कि भाई तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। ग्लेशियर लेक्स को मॉनिटर करना तो बहुत ज़रूरी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हमारे पास हो, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ज़रूरी है कि ग्लेशियर लेक का ग्रोथ और स्टेबिलिटी को ट्रैक जो कर पाए। यूनेस्को ने तो क्लाइमेट चेंज और माउंटेन इकोसिस्टम का प्रोग्राम ही चला दिया कि भैया ये तो बड़ा ज़रूरी है, सस्टेनेबल टूरिज्म करने की ज़रूरत है, और इतना ज़्यादा वल्नरेबल जोन्स में ह्यूमन का इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। सेंडई फ्रेमवर्क तो पीछे पड़ा ही हुआ है कितने सालों से। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि सेंडई फ्रेमवर्क कब आया था, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में सेंडई फ्रेमवर्क का लिखना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा चाहता है कि क्रॉस बॉर्डर एरियाज़ में स्पेसिफिकली ना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ हमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को रोकना है, उसके रिस्क को कम करना है। ठीक है, अब देखो इतना ना आसान है नहीं गाइस, क्योंकि चैलेंज है इसको मैनेज करने में। सबसे बड़ा चैलेंज है हिमालयन का जो टेरेन है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा इनएक्सेसिबल है। वहाँ रेगुलर सर्वेस कंडक्ट करना आसान नहीं है। तो जब सर्वे ही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा स्थिति का। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है ही नहीं, इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, मतलब चाहिए भी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बस प्लानिंग चाहिए, तो वहाँ पर आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम का कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है। हिमालयन रीजन्स बहुत वल्नरेबल है, जिसमें 4-5 जोन में आते हैं। हिमालयन रीजन सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, सबसे ज़्यादा भूस्खलन लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, श्रिंकेज हो रहा है ग्लेशियर्स का। तो एज पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट 70 से 80% जो करंट ग्लेशियर वॉल्यूम है हिंदू कुश का, वो डिसअपियर 2100 तक हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त हाई इमिशन होगा कि आदमी जी नहीं पाएगा इसमें पूरा, आप समझ लो। तो इसीलिए ना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस आई हैं, और वो गाइडलाइंस क्या हैं? सबसे पहला इन्होंने बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, यानी जो कॉजेज़ हैं, ट्रिगर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, इसमें लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च की जाए, केस स्टडी की जाए, एल्प्स पे स्टडी, एंडस पे, सब पे स्टडी की जाए, इनके डायनेमिक्स को समझा जाए। फिर हमें ना अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को और बिल्डिंग कैपेसिटी को और बढ़ाना है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, हर जगह पर हमें कोलैबोरेट करके चलना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट बिठाओ, पॉलिसी मेकर बिठाओ, स्टेक होल्डर्स को बिठाओ, और एक प्लानिंग करो और कॉम्प्रिहेंड करो कि कैसे मॉनिटर करना है, कैसे मिटिगेट करना है इस रिस्क को। फिर एक्सप्लोर करो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होंगी, स्ट्रक्चरल लेवल पर, नॉन स्ट्रक्चरल लेवल पर, कम्युनिटी की कैसे हेल्प लेनी है, ब्रीचिंग पे कैसे करना है, आउटलेट कंट्रोल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सारा वो। फिर एडवांस करने की ज़रूरत है मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को, सेटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग करना है, जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है। तो हमें करना क्या है, हमें एक्सप्लोर करना है, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, ताकि क्या हो, यूनिक चैलेंजेस जो भी हिमालयन रीजन्स के हैं वो हमें पता चल पाए। इसके लिए हमें NDMA की गाइडलाइंस के थ्रू चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो शॉर्ट्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, हम ना उसको ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको पता है बोर हो जाते हो। तो ध्यान से 2 टॉपिक्स करवा रही हो ना, को पी जाओ, तब तो मज़ा है, ताकि एग्ज़ाम में आए तो क्वेश्चन पता हो जी ये आया है, ये हमें करना है। और आपके देखो अभी सारे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बच्चे देकर आ रहे हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम, उनको पता है करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम मिलेंगे, शॉर्ट्स प्लस MCQs भी होंगे। डू अटेंड द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।